हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कौटिल्य अकेडमी जसपुर में। गाइस, मैं आज आप सभी के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला लेकर आई हूँ। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक हिंदी वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। गाइस, अगर हिंदी वर्णमाला के बेसिक की बात करें तो हमारे बेसिक में क्वेश्चन आते हैं, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसे कहते हैं वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, उपवाक्य से छोटी इकाई को कहते हैं पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई को कहते हैं पद या शब्द। पद या शब्द से छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है। और अक्षर से छोटी इकाई की बात करें तो उसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। गाइस, जो हमारी वर्णमाला है उसको सुव्यवस्थित क्रम में लगाना ही क्या है, वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है और जिसका क्षर ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका क्षर ना हो उसे कहते हैं अक्षर। क्षर का मतलब है जिसके टुकड़े न किए जा सके या जिसको तोड़ा ना जा सके उसे अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। और देवनागरी लिपि का उद्भव किससे हुआ है। तो देवनागरी का जो उद्भव है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। गाइस, हमारे बेसिक में और प्रश्न देख लेते हैं। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विंदीय बाधा के होता है उन्हें कहते हैं वर्ण। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो हमारी हिंदी जो वर्णमाला है उसमें टोटल वर्ण की बात करें तो उसमें टोटल वर्ण है 52। नेक्स्ट है, उच्चारण के कितने प्रमुख तत्व होते हैं। तो उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो उच्चारण को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वर है 11। नेक्स्ट है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन वर्ण है 41। नेक्स्ट है, अयोगवा वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवा वर्णों की संख्या होती है 2। पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। नेक्स्ट है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं वर्ण। नेक्स्ट है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। देखिए, अक्षर और क्षर या अगर वर्ण की बात करें तो जिसका खंड न हो सके या जिसको तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यंजन किसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। गाइस, जितने भी व्यंजन हैं ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, जैसे कि कै, ख,
गैग है। ये क्या है? व्यंजन है और इनका उच्चारण किसके आधार पर हो रहा है? स्वरों पर, क्योंकि हमने अगर कै बोला है तो कै से भी ए स्वर की आवाज निकली है और ख के बाद में भी क्या है? स्वर आया है और गै में भी। तो ये जितने भी व्यंजन है ये क्या है? स्वरों की आवाज देते हैं। तो इसीलिए इनका उच्चारण क्या है? स्वरों की सहायता से होता है। तो जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल व्यंजन है वो 41 है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। तो ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। तो देखिए प्रत्येक वर्ग में क्या है? 5 वर्ण आए हैं। जैसे कि पहला कै वर्ग है तो इसमें भी कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। दूसरा हमारा चै वर्ग है तो इसमें भी कितने वर्ण हैं? 5 वर्ग है। टै वर्ग है, टै वर्ग में भी कितने हैं? 5 वर्ण हैं और टै वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। तो इन्हीं सबको मिलाकर इनकी संख्या होती है 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अगर गाइस इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो जो हमारा पहला कै वर्ग है इसका उच्चारण होता है कंठ से। तो इस लाइन में जितने भी शब्द आए हैं या जितने भी वर्ण आए हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चै वर्ग। तो चै वर्ग बोला जाता है हमारा तालव्य से। इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। जितने भी चै वर्ग में वर्ण आए हैं इनका उच्चारण है तालव्य, यानी ये तालव्य के द्वारा बोले जाते हैं। तीसरा है हमारा टै वर्ग। तो टै वर्ग का उच्चारण होता है हमारे मूर्धन्य से। नेक्स्ट है तै वर्ग। तो तै वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठीय से। चौथा है टै वर्ग, टै वर्ग का उच्चारण होता है दंतीय से और पै वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठीय से। तो ये हमारे हैं स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या है 25, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है छ, दूसरा होता है त्रै, ज्ञानी वाला ग्रह और श्रय। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। गाइस इसे नोट डाउन करते चलेंगे। यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं कि स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। तो 11 स्वर हमारे ये हैं। और अनुस्वर और विसर्ग की संख्या कितनी है? 2 है। अभी ये मैंने कै वर्ग लिखाया था कि कै वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कंठ से। चै वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। और टै वर्ग मूर्धन्य से और टै वर्ग दंत्य से और पै वर्ग ओष्ठीय से इनका उच्चारण स्थान है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है 25। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन है हमारे 4। कौन कौन से हैं? य, रे, ले, वे। इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। तीनों से और है ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है और ये आपके सामने है संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या ये कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। तो आप देख सकते हैं इमेज में अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। और इसे क्या कहते हैं हम? एक इसका दूसरा नाम है द्विगुण व्यंजन। तो इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और इनकी संख्या होती है 2।
तो ये दो कौन कौन से हैं? ये होते हैं ड़ और अण। इनको द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में प्रयत्न की दृष्टि से ल है, यानी ल को क्या कहा जाता है? तो ल को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में प्रयत्न की दृष्टि से र है, तो र को कहा जाता है लुंठित व्यंजन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। गाइस ये क्वेश्चन एक नहीं दो नहीं कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आप इमेज में देख सकते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। गाइस स्वर की बात करें तो स्वर के दो भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4 और ये 4 होते हैं छोटा ए, ई, उ और री। तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर। गाइस ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा स्वर का भेद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ये बड़ा ऊ है, ए, बड़ा ए, ओ और औ, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अनुस्वार की संख्या कितनी है? तो अनुस्वार होता है 1। दूसरा है विसर्ग कितने हैं? तो विसर्ग भी 1 होता है। और स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, जिसका हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्मीय व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं 4। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। द्विगुण या उत्क्षेपित व्यंजन कितने हैं? 2। नेक्स्ट है स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। देखिए स्वर की अगर बात करें तो स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और जब इनका उच्चारण होता है तो इनके उच्चारण में कोई अवरोध यानी कोई बाधा नहीं होती। तो जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है तो उसे स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है कामता प्रसाद गुरु ने मूल स्वरों की संख्या 10 एवं अन्य विद्वानों ने इनकी संख्या 11 मानी है। देखिए कामता प्रसाद गुरु ने मूल स्वरों की संख्या को कितना माना है? 10 माना है, जबकि अन्य विद्वान इनकी संख्या 11 मानते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या है 13। देखिए परंपरागत रूप से या कुल स्वरों की संख्या ये होती है 13। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है 10 और लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है 11। अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और बात की जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर होते हैं 10 और लेखन की दृष्टि से 11। या स्वर कितने हैं? 11 हैं। उच्चारण की दृष्टि से बात करेगा तो 10 हैं और परंपरागत रूप से या कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है।
नेक्स्ट है स्वरों के भेद। गाइस स्वरों के भेदों की बात करें तो जो स्वरों का उच्चारण है वो मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओष्ठों के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला देखते हैं कि उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। तो जिसमें हमारा पहला भेद है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर हमारे कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसके बारे में अभी मैंने गाइस बताया है कि जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे हिंदी में आ, ई, उ, ए, बड़ा ए, ओ और औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रलुप्त स्वर। ह्रस्व से दीर्घ में 2 गुना और प्रलुप्त में 3 गुना समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रलुप्त स्वर कहा जाता है। जैसे कि ओम। अगर हम यहाँ पर ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर में कहा गया था कि जहाँ पर बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ में बात कही गई थी कि ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे। देखिए अगर हमने यहाँ पे छोटा ए लिखा है तो इसमें क्या है? कम समय लगा है। और बड़ा आ लिखा है तो इसमें इससे 2 गुना समय लग गया है। और यहाँ से अगर हमने कोई शब्द बना दिया जैसे लिखा ओम तो इसमें क्या है? इनकी अपेक्षा 3 गुना समय लगा है। तो इसे ही प्रलुप्त स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रलुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। किसी को बुलाने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। वैदिक भाषा में प्रलुप्त स्वर को त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती। यदि हम दूर से राम को बुलाने के लिए आवाज लगाएंगे तो राम का उच्चारण होगा राम। इसमें रा प्रलुप्त स्वर है। इसी प्रकार ओम में भी प्रलुप्त स्वर है जिह्वा प्रश्न के आधार पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जिह्वा प्रश्न के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा प्रश्न के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है जिह्वा के आधार पर यानी कि जीभ के आधार पर। पहला होता है अग्रस्वर। देखिए जिह्वा यानी जीभ के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो होते हैं 3। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्य स्वर। जो स्वर जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है और जो स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है और जो स्वर जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं उन्हें पश्य स्वर कहा जाता है। तो हम पहले बात करते हैं अग्रस्वर की। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का अगला भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर है ई, ए। ये स्वर जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं यानी कि जब इनका उच्चारण होता है तो जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है।
नेक्स्ट की बात करें तो हमारा दूसरा है मध्य स्वर। जीभ के मध्य भाग के संयोग से इसका उच्चारण होता है, जैसे कि ए। देखिए छोटा ए ये क्या है, जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है, यानी जब ए का उच्चारण किया जाएगा तो जीभ का मध्य भाग ऊपर उठेगा। नेक्स्ट है पश्चय स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ये मिसप्रिंट है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला नहीं, यहाँ पे होना चाहिए पिछला भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है उसे पश्चय स्वर कहते हैं। देखिए पश्चय स्वरों की संख्या यहाँ पर है, ये पश्चय स्वर 6 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वर्णमाला के नेक्स्ट भाग में। थैंक यू।